अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूं कि इमरान खान के लिए इमरान खान ही काफ़ी हैं। हुकूमत को मुतालिबात लिख कर देने की हिदायत की इमरान खान ने। स्पीकर के साथ कमेटी की मुलाकात तय हुई और इस दरमियान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए इल्ज़ामात से भरपूर एक्स पर पोस्ट करवा दी, जिसने मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसका जिक्र हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी साहब ने भी किया है कि इस तरह के बयानात के साथ मुज़ाकरात कैसे होंगे। अब सिचुएशन नाज़रीन ये है कि पीर को स्पीकर से तहरीक इंसाफ की मुलाकात होनी है और उसी दिन 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी आने का इम्कान है, जिसमें खान साहब को सज़ा भी हो सकती है। देखते हैं कि फिर सियासी हालात क्या करवट लेते हैं। फ़िलहाल तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हालात इस वक्त दुरुस्त नहीं है। शेर अफजल मरवत ने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल मानने से इनकार कर दिया, तो इमरान खान बुशरा बीबी के दिफा में अपनी ही पार्टी के सामने खड़े हो गए हैं। खान साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं था कि 26 नवंबर को संजानी पर रुक जाते तो उन्हें रिहा कर दिया जाता, बल्कि खान साहब तो ये कहते हैं कि डी चौक पर पहुंचना बुशरा बीबी की कामयाबी थी। अब नाज़रीन, इस तमाम सियासी हलचल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में जारी फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से अहम केस में मौज़िज़ बेंच अरकान के अहम रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। आज जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि 9 मई के मुकदमात में सारी दफ़ात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की लगी, तो इन दफ़ात पर फ़ौजी ट्रायल कैसे हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ सिर्फ फ़ौज पर होता है, ऐसे में हुकूमत अदालत को कैसे और क्या मुतमईन कर पाएगी। इन तमाम अहम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज कई मौजूद मेहमानों में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब मौजूद होंगे। अगले सेगमेंट में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। इस वक्त मेरे सबसे पहले मेहमान, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फवाद चौधरी साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद साहब, सबसे पहले तो सर ये सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के हवाले से बड़ी अहम समाअत चल रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह के रिमार्क्स हमारे सामने आ रहे हैं, क्या मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि सर माजी में हम देखते रहे हैं कि अदालतों से जिस तरह के रिमार्क्स आते हैं, फिर जो फैसला आता है वो उसके बरक्स होता है। देखिए, मुझे तो नहीं पता, सच्ची बात है कि अब आखिर हुकूमत ये मिलिट्री कोर्ट्स रखने पे इंसिस्ट क्यों कर रही है, जब एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो हैं वो वही काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं। यानी आपने लोगों को सज़ाएं ही सुनानी है, तो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में अब आपने सारे जज जो थोड़े बहुत भी ऑनरेबल थे उनको फारिग कर दिया है। अब वहाँ पे जो माहौल है वो आप किसी भी कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो अब जो काम आपने इधर से कराना था वो वैसे ही उधर से हो जाएगा। तो हम दुनिया को क्यों जो है वो पाकिस्तान का उससे भी भयानक चेहरा दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं जो कि पॉलिटिकल केसेस में लोगों को सज़ाएं सुनाएंगी। सो मुझे तो नहीं समझ आ रहा है ये केस अब चल क्यों रहा है, क्योंकि जो मकासद थे वो तो पहले ही पूरे हो चुके हैं और आगे भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। ठीक, फवाद साहब, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सर, आपने फॉर्मूले के तहत इमरान खान की रिहाई की बात की है, तो ये आपका अंदाज़ा है, ये आपकी तजवीज़ है या फिर ये ख़बर है? क्योंकि पीटीआई भी दावा कर रही है कि खान साहब को बनीगाला शिफ्ट करने की, हाउस अरेस्ट की पेशकश हुई थी। कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में कुछ इसी तरह की बात की है कि मुंतकली जो है वो खारिज से इम्कान नहीं है। देखिए, पहली बात तो किरण, ये जो मुंतकली है ख़ान साहब की या मुज़ाकरात हैं, ये बुनियादी तौर के ऊपर तो एक एफ़र्ट है ना कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज़ किया जाए। तो जो मुतदिल लोग होंगे मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के अंदर, उनकी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को वापस एक नॉर्मल मुल्क बनाने का सफ़र जो है वो शुरू हो और हम पॉलिटिकली टेम्परेचर जो है वो नीचे लेके आएँ और उसमें सियासी जो लीडर है उनकी रिहाई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ज़ाहिर चार्टर है, एक इम्पॉर्टेंट मकसद है। और इमरान खान के साथ जो बाकी भी लोग हैं, जैसे हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, तो और इसके अलावा भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं।
अब इन लोगों को जो है आपने कितना और इंतकाम का निशाना बनाना है। सो मेरी नज़र में इनको तो बहुत वो फॉर्मूला क्या है फवाद साहब जो आप बात कर रहे हैं फॉर्मूले की? देखिए किरण, फार्मूला तो एक ही है, मुल्क तो नए इलेक्शन होने हैं। अब इन इलेक्शन में इमरान खान से जो बात होनी है वो यही है कि इमरान खान वक्त कितना दे सकते हैं, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने या 14 महीने। सो ये ही एक नुक्ता है जो असल इमरान खान की रिलीज़ का क्या मतलब है, इमरान खान की रिलीज़ पे हुकूमत को क्या मसला है। मसला यही है ना कि इमरान खान जब बाहर आते हैं तो इस नुक्ते पर आपकी बात हुई है खान साहब से? क्योंकि आपकी मुलाकात भी हुई है और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें तो ये मुतालबा ही नहीं रखा गया है, और फिर कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद हुकूमत भी इसी तरह का मुतालबा चाहती है कि हुकूमत की कंसिस्टेंसी रहने दी जाए। तो आपने इस नुक्ते पर बात की है खान साहब से? इमरान खान की रिलीज़ का क्या मतलब है? आप इतने तवील अरसे से पॉलिटिकल एनालिसिस करती हैं, रोज़ बैठती हैं, देखती हैं। इमरान खान की रिलीज़ के ऊपर हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है? एक ही प्रॉब्लम है कि इमरान खान की रिलीज़ का मतलब है कि मुल्क में नए इंतखाबात, और ये कि वो ऐसी पब्लिक मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं जिससे ये हुकूमत नहीं चल सकती। लिहाजा उनकी रिलीज़ जो है वो हुकूमत सब्जेक्ट करना चाहती है कि वो जो इलेक्शंस हैं वो ना मांगे और उसको जो है वो आगे करें, और ज़ाहिर है इमरान खान उसके बगैर बाहर नहीं आएंगे, या वो जो भी है अगर खान साहब बुनियादी मुतालबा बाहर आते हैं बगैर अदालतों के, अगर जैसे कि रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हम जा रहे हैं कि वो बाहर आ जाएं, बाकी पार्टी के लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, तो सर अगर वो किसी डील के तहत आते हैं तो फिर तो ये जलसे जुलूस या कोई मूवमेंट खड़ी कर देना वो तो शायद नहीं कर सकते हैं खान साहब। देखिए ना, यही तो हुकूमत यही चाहती है ना कि खान साहब जब बाहर आएँ तो वो हमारे साथ बातचीत करके बाहर आए कि वो इतने अरसे से पहले इलेक्शन के ऊपर ज़िद नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में तो खान साहब को भी अभी कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को ज़ाहिर रीऑर्गेनाइज़ करना है। मौजूदा पार्टी तो ज़ाहिर है इस हालत में नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ भी सके या कर भी सके। पिछली दफ़ा जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं, जिस तरह खान साहब ने ये भी फरमाइएगा सर, क्या खान साहब को ये बात कन्वे कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, वो किसी भी तरह से कन्वे हुई हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस तरह अभी तक मामला इस नौयत पे पहुँचे हैं नहीं पहुँचे, ये मुझे पता नहीं है। और मेरा ख्याल तो ये है कि अगर पहुँचेंगे या बातचीत होगी तो नज़र आ ही जाएगी, पता चल ही जाएगा। अभी तक तो हालात में असल में तो देखें ना, मुज़ाकरात इसलिए भी तो हो रहे हैं ना कि एक इंटरनेशनल प्रेशर बन गया है, और ये 20 जनवरी के बाद जो है हम देखेंगे कि 20 फरवरी तक, मार्च के अवाइल तक आलमी दुनिया पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर क्या पोजीशन लेती है। क्या जो अमेरिका है उसकी पोजीशन तब्दील होगी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी से फ़र्क पॉलिसी होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की, या नहीं होगी? अपेरेंटली लग रहा है कि फ़र्क होगी, और अगर वो फ़र्क होती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो तो ज़ाहिर इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका के सामने इनकार कर सके, तो उसका असरात फिर और होंगे। और अगर उन्होंने मैनेज कर लिया और वहाँ से पोजीशन या स्टेटस को बरकरार रहा तो फिर ज़ाहिर है कि हालात और होंगे। और फवाद साहब, फिर इन्हीं हालात को देखते हुए क्या अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि खान साहब ने कहा कि वो अगेन आलिमी इदारों की तरफ जाएंगे? आप कहते हैं तो मैं सुनवा भी देती हूँ, नाजरीन भी सुन लेंगे। अलीमा खान साहिबा की ज़रा बात। इमरान खान ने कहा है अब कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान में, जो जुल्म किया गया है और किया जा रहा है इसको लेकर अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लेकर जाएंगे। और फवाद साहब साथ में ये भी ऐड कर लीजिएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर बन रहा है ये पीटीआई के हक में होगा सर? नहीं, पीटीआई के तो हक में ही बन रहा है ना। और जो भी बात हो रही है वो इस वक्त, जैसे जो अमेरिकन कांग्रेस है उसमें पाकिस्तान कॉकस के टोटल 12 मेंबरान हैं, लेकिन जो रेजोल्यूशन इमरान खान के लिए आई है वो 2/3 मेजॉरिटी से आई है। सो यू कैन इमेजिन कि पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है उसने किस कदर ज़्यादा मेहनत की है और वो कैसे उन्होंने जो है वो मैनूवरिंग की है। सो जो भी प्रेशर बन रहा है वो तो ज़ाहिर इमरान खान के हक़ में ही बन रहा है। अब इसकी आगे जो पहले तो ये हो रहा था कि कांग्रेस से बात हो रही थी और प्रेसिडेंट बाइडन उसको रोक रहे थे। अब देखना यह है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप इसको
लेके इसके ऊपर अमल करेंगे या वो स्टेटस को में जाएंगे, अब ये देखने वाली बात। अच्छा फवाद साहब, ये भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि अगर इसी इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए या बड़ी आसान से कि 20 तारीख के बाद जो सिचुएशन बदल रही है अमेरिका में, उस प्रेशर को बाई करते हुए अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हैं तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? अमरीकी मदद से इमरान खान साहब बाहर आए या उसे फिर कुछ और तस्वुर किया जाएगा? इस वक्त तो अमेरिका ही पाकिस्तान में पॉपुलर होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इमरान खान को। ये गलत फहमी है लोगों की। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जो नैरेटिव है वो इतना ज़्यादा इमरान खान के हक़ में है और इतना मुखालफत है, मौजूदा हुकूमत इज़ सो अनपॉपुलर कि किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो उनके बयानिए को तो फ़र्क नहीं डालती। सो अगर इमरान खान अमेरिका की, आप समझिए कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो बाइडन इंतज़ामिया के इस मामले के ऊपर, मुझे तो जो भी अभी आप उनके बयानात देखते हैं या जो लोग साउथ एशिया के ऊपर काम करते हैं जो कि प्रेसिडेंट बाइडन के करीब हैं, वो तो इस नज़रिए के हामी लगते हैं ना कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अहम किरदार अदा किया था। अब अगर उसको वो रिवर्स करते हैं तो जाहिर है कि पाकिस्तान में कोई पीटीआई ने अनपॉपुलर नहीं होना। ये भी गलत फहमी है लोगों की कि पता नहीं वो आएंगे तो क्या होगा। यानी चौधरी साहब, ये ऐसे है कि अनपॉपुलर अमेरिका हुआ क्योंकि खान साहब की हुकूमत गिराई बकौल इमरान खान साहब, और अब अगर अमेरिका पॉपुलर होना चाहता है पाकिस्तान में तो वो इमरान खान की मदद कर ले, वो बाहर आ जाए तो दोबारा पॉपुलर हो जाएगा। वो पॉलिटिकल राइट्स के जो भी पॉलिटिकल राइट्स के लिए बात करेगा, अवाम के साथ खड़ा होगा। ये मैं आपको ये भी बताऊं कि जो रिपब्लिकन्स का एक जो पूरा थिंक टैंक है IRI, उन्होंने भी ये चीज़ जो है वो कही थी कि जो मुसलमान मुल्क हैं उनमें जो हुकूमतें हैं वो अमेरिका को ब्लेम करती हैं अवाम के ख़िलाफ़, और हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और हमें लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर रिपब्लिकन्स जो हैं वो अवाम के साथ खड़े होंगे सवाल यहाँ पर ये उठता है सर कि अगर PMLN ऑपोजिशन में होगी, वो पॉलिटिकल राइट्स की बात करेगी तो वो पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सकेगी। अगर PMLN या पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में होती है वो पॉपुलर नहीं होगी। लेकिन अगर PTI ऑपोजिशन में होते हुए पॉलिटिकल राइट की बात करती है और अमेरिका से मदद आती है तो यहाँ पर पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी कुछ और होगा और उसको देखा भी किसी और एनेक्स से जाएगा, क्योंकि हालात होते हैं ना। मतलब बेनज़ीर भुट्टो 88 में आई थी, उनकी अमेरिका ने मदद की थी और अमेरिका का पब्लिक इमेज बेहतर हुआ था। इसी तरह से जब बीबी की शहादत के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की अमेरिका ने पूरी मदद की थी और अमेरिका की इमेज यहाँ पे ख़राब नहीं हुआ था। सो ये तो हालात हैं कि किन हालात में आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप आवाम के साथ खड़े हैं तो आपका इमेज ऊपर ही होगा ना, नीचे तो नहीं जाएगा। अच्छा सर, अब ये भी सिलसिला है कि खान साहब के हालिया बयानात जो हैं वो इंतहाई सख्त हैं, जो पोस्ट हो रही हैं वो इंतहाई सख्त हो रही हैं, लेकिन जब PTI के लोगों से बात होती है तो कहा जाता है कि सोशल मीडिया जो है वो बाहर से ऑपरेट होता है जिसका खान साहब को मालूम नहीं होता। अलीमा खान साहिबा इस हवाले से कहती हैं कि खान साहब सलमान अकरम राजा को बताते हैं कि वो उनको क्या लिखवाना है और जो वो कहते हैं वही लिखा जाता है। सर ओन कर रहे हैं। नहीं, वो तो ट्विटर हैंडल की बात कर रहे हैं ना। उसमें देखिए 2-3 मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने आगे बफर क्रिएट किया है और वो कभी बराह रास्त इस तरह से सियासी जमात के ख़िलाफ़ एक पार्टी बन के सामने नहीं आई है। यहाँ पे मुसीबत ये आ रही है, जो मुझे नहीं पता कि क्या थॉट प्रोसेस है, कि आप देखिए ना कि जो कमेटी है, मसलन अभी पूरी कोशिश की राना सनाउल्लाह ने, इरफान सदीकी साहब ने, इसहाक डार ने, अयाज सादिक साहब ने कि मुलाकात एक करा दी जाए, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा जी कि हमें मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। ज़ाहिर है कि हुकूमत कहती है इस्टेब्लिशमेंट हमें नहीं मुलाकात कराने दे रही, तो उसकी वजह से जो बफ़र होता है इस्टेब्लिशमेंट के सामने, इदारों के सामने, वो तो मौजूद नहीं है। अब इमरान खान उनको कैसे क्रिटिसाइज़ करें राना सनाउल्लाह को और उनको, जबकि वो कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए और उधर से नहीं हो रही। तो ये एक आई थिंक इट्स और फिर इट्स नीड टू टैंगो। चलिए तो इससे ये वाली ये बात, इस बात का तासुर गलत हो गया फवाद साहब, जो गालिबन आप भी कह रहे थे और PTI के बाकी लोग भी कह रहे थे कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो रिफ्ट हुकूमत पैदा करना चाहती है। तो हुकूमत तो चाह रही है कि मुलाकात हो जाए, क्योंकि इरफान सदीकी साहब ने खुद भी कहा कि अगर हमने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी होनी चाहिए थी। अपेरेंटली तो यही है।
अभी अपेरेंटली यही है, क्योंकि पब्लिक स्टांस जो PMLN ने लिया है वो यही है कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे चलें और कामयाब हों, लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। सर आपकी मुलाकात जो हुई खान साहब से, तो आपने पहले मैं भी तो समझता हूँ जी इसलिए मैं तो समझता हूँ कि एक मुलाकात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को चाहिए कि आपस में कर लें और एक अपनी पॉलिसी बना लें कि वो आखिर क्या चाहते हैं, सो दैट स्मूथली काम। हालांकि सर कल मुलाकात का दिन था, लेकिन कल पूरे 1.5 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब से ना उनकी फैमिली का कोई मेंबर मिलने गया, ना पार्टी का कोई मेंबर मिलने गया। जेल इंतजामिया कह रही है कि आज कोई भी दरखास्त नहीं आई। अब मुझे बताइए फवाद साहब, पहले भी आपकी जब खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उस वक्त आपने इदारों के साथ कशीदगी कम करने का मशवरा दिया था। जी जी नहीं, कशीदगी कम करने का आपने मशवरा दिया था सर। पहले फैसल ने बात की थी, पहले तो ये मुलाकात वाली बात क्लियर कर लेना कि कल आज इमरान खान ने ये क्लियर किया है कि उन्हें फैसल साहब ने उनके कहने के ऊपर दरख्वास्त दी थी मुलाकात के लिए, जो कि अलाउ नहीं की गई, और चूंकि जेल इंतज़ामिया ने अलाउ नहीं की तो मुलाकात कैसे हो सकती थी। वो बताते कि लिए आप आते तो तभी मुलाकात मुमकिन थी ना। तो पहली बात तो ये है कि ये गलत है कि कोई नहीं गया, क्योंकि इजाज़त नहीं दी तो कोई भी नहीं गया। अब दूसरी बात यह है कि जी बिल्कुल 100% तनाव कम होना चाहिए, और उसका इम्पॉर्टेंट बात यही है कि पर्सनलाइज्ड अटैक्स नहीं होने चाहिए इदारों के ऊपर और इदारों के सरबराहान के ऊपर। और मेरी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका इज़्ज़त एहतराम जो है वो मलहूज़ रखा जाए। दूसरी तरफ ये भी बहुत, और जब आप ये बात कहते हैं फवाद साहब, खान साहब को मशवरा देते हैं, तो उनका जवाब क्या आता है सर? जी, उनका जवाब ये आता है कि 5 दिन हो गए हैं मेरे सेल की बिजली बंद है, मुझे कोई किताब नहीं दी जा रही, टेलीविज़न वहाँ पे बंद है कि वो क्रिकेट मैच ना कहीं देख लें। सवाल तो यह है कि अगर आप तलखियाँ बरकरार ही रखना चाहते हैं और ये उम्मीद रखें कि दूसरी तरफ से तलखियाँ जो हैं वो नहीं होंगी, क्या हो सकता है? सर आपसे मैं पूछ ही रही थी कि खान साहब जवाब क्या देते हैं इस बात का। अब सर आपने PTI को बैरूनी नहीं अंदरूनी तौर पर देख रहे हैं बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शेर अफजल मरवत वो पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू की है, वो मैं चाह रही हूँ ज़रा आप सुन लें, फिर उस पर अपनी राय दीजिएगा। सुनवाइए फवाद साहब, क्या चल रहा है सर ये पार्टी में? कोई इशू नहीं है, पार्टी तो इस वक्त है नहीं। ये सारे लोग तो है कि एक वैक्यूम के नतीजे में एक खला में आए हैं। वो तो शेर अफजल मरवत साहब की बात तो सही है कि सलमान अकरम राजा साहब तो नवाज शरीफ साहब के वकील थे, PTI में तो वो नहीं थे, वो तो अभी 6 महीने हुए हैं, क्योंकि वैक्यूम था तो उसमें वो आ गए। और इसी तरह से बाकी लोगों का भी जो है वो ज़्यादातर तो ऐसे ही हैं, इनके ऊपर एक भी केस नहीं है, इन लोगों ने एक दिन भी जेल नहीं काटी, इन लोगों ने कोई PTI के लिए सख्ती नहीं, जो सख्तियां हम पर हुई, जो सख्तियां PTI के जो असल काडर था उसके ऊपर हुई, और जो सख्तियां अभी तक जारी और सारी हैं, और लोग जो हैं वो जो जेलों में हैं, जाहिर है कि मौजूदा लीडरशिप तो उस तरह से उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ सर। लेकिन अलीमा खान साहिबा इसके बरक्स कहती है फवाद साहब, वो कहती हैं कि सलमान अकरम राजा के साथ खड़े हैं इमरान खान साहब और उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, वो साथ खड़े होंगे, लेकिन इशू ये है कि ये बात तो सही है ना कि सलमान अकरम राजा जो हैं उनका PTI से बड़ा कम ताल्लुक़ है, और वो उसके बाद वो पॉलिटिशियन नहीं है। अगर वो पॉलिटिशियन होते तो वो शेर अफजल मरवत को एतमाद में रखते। ये कहना कि सिर्फ 3-4 लोग ही PTI की या इमरान खान की नुमाइंदगी करते हैं और बाकी नहीं करते, इससे ज़्यादा गैर सियासी बात क्या हो सकती है? आप रेजिमेंट कमांड तो नहीं कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी मेरी नज़र में ये बात भी सही नहीं है कि आप कहें कि हम तो पाकिस्तान के आइन की हुर्मत के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने आइन की हमारी नज़र में कोई हैसियत नहीं। ये कहना भी मुनासिब बात तो नहीं। फवाद साहब, 26 नवंबर के बाद सर कुछ खबरें आई थी सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से भी, हामिद रजा साहब के हवाले से भी, कि एक मीटिंग हुई, फिर उस मीटिंग में तलखियाँ हुई, फिर उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा अपना लिया भी वापस, खान साहब ने, क्योंकि उसे कबूल नहीं किया। फिर खबरें आई खान साहब की बात ना मानने का इल्ज़ाम जो है वो बुशरा बीबी साहिबा पर लगा, लेकिन अब खान साहब कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो खान साहब की हिदायत पर किया, बल्कि डी चौक पहुँचने पर उनको खिराज तहसीन भी खान साहब ने पेश कर दिया।
तो क्या बुशरा बीबी के खिलाफ पार्टी के अंदर साजिशें हो रही हैं? देखिए, बात यह है कि हो रही होंगी, फॉर श्योर हो रही हैं। जिस तरह से एक मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, चलाते हैं, और वो उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में सभी को पता है। दूसरी बात यह है कि मेरी नज़र में बुशरा बीबी की असल अहमियत ये है कि जो एक्सेस उनका खान साहब को है और जो बात वो कर सकती हैं, वो देखिए, ये जो मुज़ाकराती कमेटी में से कोई भी वो बात नहीं कर सकता। लिहाजा अगर मेरी नज़र में तो उनको ही ये इमरान ख़ान की रिहाई के मुज़ाकरात उनको लीड ही करने चाहिए। और अगर आप, क्योंकि देखिए ना, प्रॉब्लम यह है कि इमरान ख़ान असल फ़ैसला इमरान ख़ान ने करना है। कमेटी में जो लोग हैं, आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा को मुज़ाकरात जो है वो लीड करने चाहिए। सर, वो किस हैसियत में करेंगी? वो सियासी खातून तो नहीं है ना, वो तो घरेलू खातून है ना, उसी पे तो सवाल उठते हैं। तो वो अपने खामन की रिहाई के लिए उन्होंने बात करनी है ना। उन्होंने ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो उनका है ना। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, ये जो लोग हैं ज़्यादातर मुज़ाकराती कमेटी में, ये इमरान ख़ान को नहीं जानते और इमरान ख़ान इनको नहीं जानते सिवाय अली अमीन गंडापुर और असद कैसर साहब के। लेकिन वो जो फ्रैंकनेस और एक्सेस या खुली डुली बात जो वो कर सकती हैं ख़ान साहब से, वो ज़ाहिर है इस यहाँ पे जो कमेटी के लोग हैं वो नहीं कर सकते। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो बात करें लोग, वो फिर इमरान ख़ान की उसको पूरी एक तसल्ली हो उनको कि इमरान ख़ान जो बात करेंगे वो इनके ज़रिए हो रही है और वो सही बात हो रही है, या इमरान ख़ान से ये बात मनवाने की भी एक तासुर सर ये भी दिया जाता है कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिनको खान साहब नहीं जानते, उसमें से सिर्फ 2 लोग हैं, असद कैसर साहब हो गए या अली अमीन गड्डापुर साहब हो गए, जो आपकी पार्टी में पुराने लोग हैं। तो इनके बारे में, जो नए लोग हैं, उनके बारे में ये तासुर दिया जाता है कि मौजूदा क़यादत है जो इमरान ख़ान को बाहर नहीं लाना चाहती है। उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये नहीं मुझे पता कि लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते, लेकिन अगर लाना भी चाहते हो तो कैपेसिटी नहीं है लाने की। क्योंकि देखिए ना, सिर्फ एक ये तो नहीं ना कि फॉर एग्जांपल आपको समा पे प्रोग्राम मिल जाना ही तो काफ़ी नहीं है ना, उस प्रोग्राम को करने की अहलियत भी तो चाहिए ना। तो ये सिर्फ लीडरी मिल जाना तो काफ़ी नहीं है ना, उसको लीडरी को निभाने की भी तो अहलियत चाहिए ना। तो वो मसला आप समझते हैं कि जो इस वक्त लोग मौजूद हैं वो केपेबल ही नहीं है कि वो इमरान खान को रिहा करवा सकें? आखिर में फवाद साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा सर, आप लोगों की तरफ से एक तहरीक, सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया गया इमरान खान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब हुआ ये सर, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने दिसंबर में सर 3.1 अरब डॉलर मुल्क में भेजे हैं। तो खान साहब को ये मशवरे कौन देता है सर, या ये खुद ही स्टेप उठा लेते हैं खान साहब ऐसे? पहली बात तो ये है कि इट्स टू अर्ली टू एनालाइज ये जो मूवमेंट है, और ये अगर अभी तक तो सीरियसली शुरू भी नहीं हुई है। आई थिंक इट को भी आप अभी जो है वो मार्च अप्रैल तक जब देखेंगे, अगर ये सीरियसली शुरू होती, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर जाहिर है कि एक तलखियाँ दोबारा पैदा होंगी ना। उस वक्त देखेंगे कि ये कैसे आगे चलता है और कैसे मामला जो है वो आगे बढ़ता है। सही, आप कह रहे हैं कि ये अभी शुरू ही नहीं हुई है, इसी वजह से उसके रिजल्ट इस तरह से नहीं आ रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। प्रोग्राम में मुझे इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म, कन्वीनर है अवाम पाकिस्तान पार्टी के, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं शाहिद खाकन अब्बासी साहब, स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। सर, सबसे पहले तो ये कि मुज़ाकरात चल रहे हैं सर, और उसी के साथ खान साहब के बयानात भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी खूब टिका के सख्त बयानात आ रहे हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए मुज़ाकरात का कोई मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपको? नहीं, मुज़ाकरात का मैंने पहले भी कहा था कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि ये मुज़ाकरात दोनों तरफ से बदनीयती पे मबनी है। दोनों तरफ से कोई भी से सिंसियर नहीं है, क्योंकि जो डिमांड्स अपोजिशन की हैं वो हुकूमत पूरा नहीं करने की पोजीशन में नहीं है। एजेंडा कोई कभी तय हुआ नहीं है, अवाम के सामने एजेंडा रखते हम क्या बात कर रहे हैं, वो भी हुई नहीं है। हुकूमत जो है उसके बाद इख्तियारात ही कोई नहीं है, वो क्या कर सकती है। तो फिर मुज़ाकरात का मकसद क्या है? ये सिर्फ ऑप्टिक्स है दिखाने के लिए कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम पीछे, हम रुकावट नहीं है इस मामले में। तो ये तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं सब। आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में नहीं है? जी, मेरा नहीं ख्याल। हुकूमत क्या दे सकती है? मीटिंग नहीं करवा सके?
नहीं, मीटिंग करवा दें। मैं ये कह रहा हूँ हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। ये हुकूमत जो है ना वो मैंडेट रखती है ना इख्तियारात रखती है। जो चीज़ें वो मांग रहे हैं, जो बज़ाहिर सामने आई हैं कि रिहा कर दें, केस सारे ख़त्म हो जाएं, ये चीज़ हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। तो फिर सर क्योंकि मुज़ाकरात की जब बात हो रही थी ना, तो उस वक्त मैंने राना सनाउल्लाह साहब से पूछा था, उन्होंने बाकी प्रोग्राम्स में भी ज़रूर बात की है कि हम जो है वो एतमाद में लेकर ही बात कर रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को, तो हमारे पास वो इख्तियार मौजूद है। तो एतमाद में लेना और बात है, फैसला करना और बात है। मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो मुल्क के लिए नहीं हो रहे, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं हो रहे। वो दो जमातों के दरमियान, एक इक़्तिदार में बैठे हैं, एक इक़्तिदार में आना चाहते हैं, इनके दरमियान मुज़ाकरात हैं कि किस तरह हमको कोई रिलीफ मिल जाए या हमारे इक़्तिदार मजबूत हो जाए। ये सारा सवाल है। सही सही। इसके अंदर क्या लेंगे एक दूसरे को। जी, कंटिन्यू करेंगे बात को। अब्बासी साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इंतहाई मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब साथ मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर आलमी इदारों के पास जाने की बात कर रही है, तो 20 तारीख को जब वाइट हाउस का मकीन तब्दील होगा, उसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कुछ तब्दीली के इम्कानात हैं? देखिए, जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, ख़ासतौर पे जो एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को हमने जेल में रखा हुआ है बगैर किसी केस के या कि जो भी बातें हैं, इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म जेल में गए हैं। लेकिन इस वक्त, और दूसरा जो मई 9 और ये नवंबर 26 के मामलात हैं, ये सब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे उनके मकासद के लिए। अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि हमने आप पे प्रेशर डालना है, और पीटीआई इस्तेमाल होगी उसमें। पीटीआई नहीं इस्तेमाल होगी, जो ये मामलात हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, ये इस्तेमाल होंगे ह्यूमन राइट्स के मामलात बनाकर। इसलिए मैंने पहले कहा था, हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। जो मिलिट्री ट्रायल्स किए हैं सिविलियंस के, कानून में इजाज़त है या नहीं है, ये भी डिबेटेबल है। मैं समझता हूँ कि जो वर्डिंग ऑफ द कानून को आप देखें तो शायद इजाज़त है, लेकिन आपको डिस्क्रेशन इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको सिविल कोर्ट में ट्रायल कर देते तो फिर ये आपके खिलाफ इस्तेमाल ना होता। ये चीज़ें आपके ऊपर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल होंगी। लेकिन सर, तासुर है कि हुकूमत ने भी अपनी तैयारी पूरी की हुई है कि अगर वहाँ से प्रेशर आता है तो एब्सोल्युटली नॉट कैसे करना है। जी ठीक है, हुकूमत का हक है, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि जब भी आप कानून से बाहर जाएंगे, कोई ऐसा जरिया इस्तेमाल करेंगे जो मुतनाज़ा हो सकता है, मिलिट्री ट्रायल जैसे हैं, तो कल ये चीज़ें ह्यूमन राइट्स की गार्ब में, ह्यूमन राइट्स के पर्दे में आपके खिलाफ दबाव डालने के लिए इस्तेमाल होंगी, मुल्क के खिलाफ। इसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। रिलीफ शायद पीटीआई को मिले उस काम से, लेकिन ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। ये माजी में भी ऐसे हुआ है। मुझे पीटीआई ऑब्जेक्ट हो जाएगी सर, पीटीआई इस्तेमाल हो रही होगी ना फिर। नहीं, पीटीआई इस्तेमाल देखें, जो कुछ हो गया उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो कुछ हो गया वो हो गया। अब अमेरिका के पास ये इख्तियार होगा कि आपके खिलाफ ह्यूमन राइट्स के इश्यूज क्रिएट करके आप पे दबाव डाला जाए, उनके मकासद जो है उसको पूरा करने के लिए। और मकासद बड़े वाज़ेह। और वो मकासद क्या है? बड़े वाज़ेह। आपके जो प्रोग्राम्स हैं उन पे प्रेशर आएगा। अभी उन्होंने सैंक्शंस लगाए, एक हुकूमत ने जाते जाते सैंक्शंस लगा दिए आपकी कंपनीज पर। ये चीज़ें जो भी आप पे दबाव डालना है, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज क्रिएट कर यूरोप में ह्यूमन राइट्स GSP प्लस से बड़ा अहम है। उसका एक प्रोसेस है, आसान नहीं है, लेकिन दबाव तो आप पे पड़ जाता है ना। तो ये चीज़ें हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अगर हम एक जमहूरी मुल्क हैं, एक जमहूरी हुकूमतें हैं, मुल्क में जमहूरियत है, आइन है, तो ज़रा सोच समझ कर ये काम करना चाहिए। सर, जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है वो आपकी नज़र में अब बेहतर हो गई है? मुल्क की मईशत बेहतर हो गई है? नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इस पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। जब तक ग्रोथ नहीं होगी, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक कारोबार नहीं होगा, तो मुल्क तरक्की नहीं करते, मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते। हुकूमत के हालात शायद बेहतर हों, हुकूमत खुश हो गया, हमने बड़ा कुछ, हुकूमत ने कुछ अचीव नहीं किया, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है,
उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन सर ये जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीख की बुलंदियों पर जा रहा है, महंगाई कम हो रही है, महंगाई नीचे आ रही है, तो ये नंबर सिंगल डिजिट में महंगाई आ रही है। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की शरह कम हुई है, उसका हुकूमत की किसी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस है, अभी तेल बढ़ रहा है, फिर थोड़ी महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसका हुकूमत की कोई पॉलिसी बता दें जिससे ये हुआ है, कोई पॉलिसी नहीं है। जो स्टॉक एक्सचेंज है जी, ये प्योर स्पेकुलेशन है। पाकिस्तान चूंकि अंडर वैल्यूड है कंपनीज इस वक्त, किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, उस कंपनी का नाम बता दें, तो स्टॉक एक्सचेंज क्यों ऊपर जाता है? क्योंकि पैसा कहीं और जाने के लिए है नहीं, लोग स्टॉक एक्सचेंज में देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, चले इसमें इन्वेस्ट कर लें, थोड़ा पैसा बन जाएगा। ये स्पेकुलेटिव है, इसका हुकूमत की इकॉनमी में कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ये कागज़ पे है। सही सही। सर वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी साहब कह रहे हैं कि IMF और IPP से बात हो रही है, बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। कल खबर आई कि IMF ने बिल्स में सेल्स टैक्स में कमी की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। इन दोनों खबरों को सामने रखते हुए क्या हुकूमत आने वाले महीनों में बिजली की कीमतों को कम कर पाएगी? मुश्किल लगता है, मुझे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। अल्लाह करे, वज़ीर साहब कह रहे हैं तो ठीक कहते होंगे, अगर उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दे दी है तो कल उसको फिर उनको ओन अप भी करना पड़ेगा। लेकिन किस बुनियाद पर 10 से 12 रुपए कम होंगी ये भी वजाहत कर दें कि हमने ये स्टेप्स लिए हैं, हमने ये काम किया है। क्योंकि जो बिजली का असल मसला है उस पर हमने कोई काम नहीं किया, जो बिजली की चोरी है, जो डिस्कोस के लॉसेज हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई। आज भी सर्कुलर डेट जो है, कह रहे हैं ना कि IPP से मुज़ाकरात कर रहे हैं। IPP से आपको क्या मिलेगा? आप सारे IPP बंद कर, 1.5 रुपया मिलेगा, और जो उसका नुकसान होगा, मुज़ाकरात आप IPP से नहीं कर सकते कानून के मुताबिक। सही। आप हुकूमत का जोम है, ताकत है, बिल्कुल इस्तेमाल करें। ये हुकूमत ने खुद कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, ये उन्होंने IPP ने नहीं किए, और उसका बहुत मिनिमल इम्पैक्ट है बिजली के। और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन से भी फर्क नहीं पड़ेगा जी? उससे पड़ेगा, उस पर काम किया कुछ आपने? 25 महीने हो गए, 26 महीने। वज़ीर साहब कह रहे हैं कि डिस्कोस की निजकारी पे काम कर रहे हैं। क्या काम कर? ये तो वही बता आप सकते करेंगे हैं। या हम नहीं करेंगे ना। बात करना कुछ नहीं है। आपके पास 26 महीने से ये हुकूमत है, ये अप्रैल 22 से ये हुकूमत चल रही है, कोई काम किया है? सही। सर आज PIA का मुनाफे वाला यूरोप का रूट 4.5 साल बाद दोबारा बहाल हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोप का रूट बहाल होना ऑब्वियसली ये खुशी की बात है। अब हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि PIA जो है वो अपना खोया हुआ जो मकाम है वो बहाल कर सकेगी। कैसे मुमकिन है सर? क्योंकि गुलाम सरवर साहब, उनके बयान से जो यूरोपीय परवाज़ें थीं वो बंद होने से पहले भी PIA खसारे में थी, तो फिर अब एक रूट खुला है और उसके बाद ये दोबारा से मुनाफा बख्श कैसे और अपना मकाम कैसे बहाल कर लेगी? तो मैं वही कहता हूँ, बात पहले करते हैं, सोचते बाद में है। 2 फ्लाइटें पेरिस की चलाकर आप PIA को बहाल कर लेंगे? मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, पेरिस एक लॉस मेकिंग रूट होगा। अच्छा, ये अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ना, अल्लाह करे ना हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि PIA का हाल पेरिस जाने में है। जब UK खुलेगा UK जाएं, वो प्रॉफिटेबल रूट्स हैं, वहाँ मार्केट है, वो चलेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है पेरिस में। सही। सर अब ज़रा थोड़ी सी खत्ते की भी बात कर लेते हैं, सियासत की इसकी। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पर तलखियाँ बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ इंडिया है और अफ़गानिस्तान है, ये करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सिफारती सतह पर भी ऑब्वियसली चैलेंजेस हो सकते हैं फिर, और निपटा कैसे जाना चाहिए इनसे? देखिए, आपको डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी को अलग करना पड़ेगा। रिलेशनशिप हमसाये से डिप्लोमेसी की बुनियाद पे होते हैं। सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स का वक्त ख़त्म हो गया, हम इस बात को समझते नहीं हैं। अफ़गानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है जी। उसको एक खुद मुख्तार मुल्क की तरह ट्रीट करें। वो आपका हमसाया है, ना उसके पास चॉइस है कि यहाँ रहे, ना आपके पास चॉइस है। अब दोनों मुल्क हैं, आपस में आपने इकट्ठे रहना है, पुराने ताल्लुकात हैं। आज क्यों कशीदगी है? सबसे ज़्यादा मार अगर किसी मुल्क ने खाई है दुनिया में, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने खाई है। पहले जब रूसी आए थे, फिर जब अमेरिकन आए थे जी। वो सब घर चले गए, पूरी दुनिया घर चली गई है। अफगानिस्तान ने अपनी नुकसान कर लिया, लाखों जानें ज़ाया हुई, मईशत तबाह हो गई, लेकिन वो अपना मुल्क बना रहे हैं।
वहाँ पर आज एक कानून है, वहाँ पर एक हुकूमत कायम है जी। उससे पहले तो सब पपेट गवर्नमेंट थी ना, उनको वहाँ रखा जाता था, आज तुम बैठ जाओ, तुम वज़ीर-ए-आज़म बन जाओ, तुम सदर बन जाओ, तुम वजीर बन जाओ। अब वहाँ पर अभी भी तो कब्जे की हुकूमत है सर। कब्जे की हुकूमत नहीं है, वो लड़ाई लड़के आए हैं, वो पूरी दुनिया की फौजों को हरा कर आए हैं। कौन से जमहूर ने उन्हें वोट डाला है सर? कौन से उन्हें इलेक्शन? वहाँ जमहूरियत नहीं है ना। हाँ। उनका कोई दावा जमहूरियत का नहीं है। वो कब्जा हुआ ना, फिर जिसकी ताकत उसकी हुकूमत। ताकत से वो जंग लड़के आए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की फौजों को शिकस्त दी है। तो अगेन अब्बासी साहब फिर कोई दूसरा ग्रुप लड़कर आ जाए, फिर वो ग्रुप दूसरा आएगा, ताकत की बुनियाद पर हुकूमत बना ले। तो आपको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वहाँ जो कुछ इंतशार होगा पाकिस्तान पे असर आएगा। आज पाकिस्तान की जिम्मेदारी ये है कि अफगानिस्तान को स्टेबल करने में अपना रोल अदा करे, उसकी इंस्टेबिलिटी में हिस्सा मत बने। ठीक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, एक हमसाये के तौर पर रिलेशनशिप कायम रखने हैं। जब आप इसे बाहर जाएंगे तो आपका नुकसान सही। आप समझते हैं कि हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सर अब आपकी जमात की भी जरा बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हो गई, 12 को आपको सर ये बड़ी एक गलत फहमी है। कानून बना है जी, इलेक्शन जो एक्ट है, उसमें शिक 200 है कि आप जमात फॉर्म कर सकते हैं, ये आपका हक है, कानूनी हक है। उसके बाद आप जब भी चाहें एनलिस्टमेंट के लिए दरख्वास्त देते हैं इलेक्शन कमीशन को। एनलिस्टमेंट का मकसद ये होता है कि मैं इलेक्शन लड़ने के काबिल हूँ, फिर अब वो आपको एक सिंबल दे देते हैं। तो ये प्रोसेस है, उसका कानून बड़े वाज़ेह हमने पूरा कर दिया। यही मेरा सवाल है। तो कि अब अगर कोई भी ज़िमनी इलेक्शन होता है तो उसमें आप हिस्सा लेंगे, और फिर अगर आम इंतखाबात की तरफ मामला जाते हैं अगर, या उस वक्त तक इंतजार करेंगे? ज़िमनी इलेक्शन कहीं भी होता है तो मेरे ख्याल है कि जमात वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी तो ले सकती है। अगर उस नहीं समझते हैं कि नहीं यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, तो कोई मकसद नहीं है ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का। सही। सर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक अवाम पाकिस्तान पार्टी के रजिस्ट्रेशन के बाद मुल्क में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद जो है वो 168 हो गई है। इतनी बड़ी तादाद में सियासी जमातें होने के बावजूद सर मुल्क में एक मजबूत सियासी माहौल और सियासी तरक्की अब्बासी साहब क्यों नजर नहीं आती? सियासी तरक्की तादाद से नहीं होती। 168 में से 160 जमातें, उनकी कोई वजूद नहीं है, वो घर बैठे हुए हैं। वो किसी ने फॉर्म पुर करके जमात बनाई हुई है, जो भी उनका मकसद हो, तो वो घर बैठे हैं, उनका कोई एक्टिविटी नहीं है। तो 8, 10, 12 जमातें हैं जो एक्टिव हैं मुल्क के अंदर, तो वो काम कर रहे हैं। तो हमारी जमहूरियत इसलिए नहीं होती कि हम इलेक्शन चोरी कर लेते हैं। जो मुल्क इलेक्शन चोरी करता है उसमें जमहूरियत नहीं होगी। सही। जमहूरियत नहीं होगी, सियासी इंतशार होगा तो मईशत नहीं होगी, मईशत नहीं होगी तो फिर जो हाल हमारा है आज वही हमारा होगा, उस मुल्क का वही हाल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इंतहाई अहम गुफ्तगू कर रहे थे, जो इंटरनेशनल इस वक्त हालात हैं उस पर भी, और जो पाकिस्तान में इस वक्त मुज़ाकरात के हालात हैं उस पर भी बात कर रहे थे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान हैं हुकूमत के बराए उम्ूर कानून। बहुत शुक्रिया आपका अकील साहब। सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर आप मांग रहे थे इनसे मुतालबात, अब ये देने को भी तैयार हो गए हैं। खान साहब साथ साथ जारहाना बयानात भी दे रहे हैं, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी? वालेकुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे आपने मुज़ाकरात की बात की, तो इस तरह तो ये नहीं हो सकता कि वो हम अपनी आम ज़बान में या आम फहम में कहते हैं कि या कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, या एक गीली और एक सूखी, उस हवाले से तो इस तरह नहीं हो सकता। एक बयान आया जो इमरान खान साहब ने अपने एक्स पे दिया और उसको फिर ऑन भी किया। अब यहाँ पे जिस तरह की गुफ्तगू की गई या जिस तरह का अलकाबात का इस्तेमाल किया गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बारे में या इदारों के ख़िलाफ़ जो बात की गई और उसको रिट्रैक्ट भी नहीं किया गया, तो ज़ाहिरी बात है ये मुज़ाकरात के पूरे अमल पे असरअंदाज होगी। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई सोच रहा है कि ये बड़े अच्छे खुश उसलूबी से मामलात आगे चलेंगे तो फिर ये पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ तमाम तर मामलात को देखना चाहिए। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप तमाम तर मामले पे एक मुस्बत सोच भी रखें, एक फोर्थ कमिंग भी हों तमाम तर मामले में, फिर उसके साथ आप ऐसी अलकाबात का भी इस्तेमाल करें, फिर ऐसे नेम कॉलिंग करें और फिर ऐसी बातें करें जो पूरे
माहौल को सबोताज या पूरे मज़ाकराती अमल को सबोताज कर सकता है। तो ये एक चीज़ है, इनको देखने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे इस तरह तो मैं नहीं देख रहा कि मज़ाकरात का अमल आगे किसी सिमत जा सकता है अगर यही टोन और टेनर रहा बानी पीटीआई का। अच्छा सर, अब पीर को स्पीकर के साथ मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी मुलाकात होनी है और उसी दिन 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने का इम्कान है। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब से बात हुई इमरान खान की, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्हें कह दिया है कि अगर ये जुडिशल कमीशन के हवाले से तीसरी मुलाकात में कुछ नहीं होता तो फिर चौथी नशस्त नहीं होगी, तो फिर होगा क्या मुस्तकबिल? देखिए, 2 अभी तक मीटिंग्स हो चुकी हैं और कमिटीज़ जब मिली हैं और स्पीकर ने जो है एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस उनको मीडिएट किया है या एक पार्लियामेंट का फोरम ऑफर किया है, तो खुशाइन बात है। जब पहली मीटिंग के बाद हमने मुलाकात करवा दी, जब तमाम तर चीज़ें डिस्कस हो गई और ये कमेटी के मेंबरान वहाँ पे जाके मिलके भी आए, फिर वहीं पे डिसाइड हुआ था कि दूसरी मीटिंग में आप तहरीरी तौर पे लेके आएंगे। बरकैफ मैं उस बहस में नहीं पड़ता कि क्यों नहीं लेके आए तहरीरी तौर पे दूसरी मीटिंग में, जो कि लाना चाहिए था, लेकिन अब तीसरी मीटिंग से पहले उन्होंने खुद कह दिया कि हम तहरीरी तौर पे ले आएंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और हमारी कोशिश भी थी कि इस तमाम तर प्रोसीजर को जल्द से जल्द जो है अच्छी तरह चलाया जाए, उस मामले को आगे बढ़ाया जाए। अब मंडे को बेशक डिसीजन है, लेकिन उसका कोई असर या कोई मनफी असर मैं नहीं देख रहा, या कोई उस पर कोई किसी किस्म का जो है रुकावट नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का जो डिसीजन आना है, जो कि पहले 23 को आना था, फिर छुट्टियों के बायस, और फिर एक रूटीन मैटर है 6 को फिर जजमेंट जज साहब की कंप्लीट नहीं होगी। जाहिर बात है कि अब जजेस हैं, उन्होंने पूरे एविडेंस को देखना है, जांचना है, भांपना है, शहादतें जो हुई हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन जो हुई है, तमाम तर मामला है, और फिर लिखवानी है जजमेंट। तो ये टाइम कंज्यूमिंग एक होता है तमाम तर मरला, और इसमें अब 13 तारीख को अगर वो फैसला सुना देते हैं और फैसला फर्ज बानी पीटीआई के खिलाफ आता है, तो उसमें मैं नहीं समझता। और आप बतौर बैरिस्टर कैसे देख रहे हैं, कितनी सजा होने का इम्कान है सर? देखिए, मैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कानून में प्रोवाइडेड है, मैं तो अपने आप को कंस्ट्रेन करूंगा तमाम तर कानूनी या लीगल पोजीशन के वाले से। ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल है, और कम से कम भी उसमें फ़ाइन और विद फ़ाइन या ओनली कस्टोडियल सेंटेंस, वो भी उसमें ज़ाहिरी बात है तमाम तर आइन और कानून के मुताबिक जो लिखा है, जो दर्ज है। सर, राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा कि सेहत की बुनियाद पर या सिक्योरिटी की बुनियाद पर खान साहब को महफूज मकाम पर मुंतकिल किए जाने का इम्कान मौजूद है, तो क्या मुस्तकबिल करीब में ये इम्कान है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए या बनीगाला मुंतकिल किया जाए? मैं ये कह रहा था कि हुकूमत ने और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऑफर, किसी किस्म की भी कोई ऑफर नहीं आई। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी बयानबाजी हो सकती है, सियासी बयानियां बनाया जा रहा है, और कोशिश और ख्वाहिश तो हो सकती है कि हमें कोई ऑफर की जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ऑफर नहीं है, ना ही कहीं और से कोई ऑफर है। यहाँ पे ये बात जरूर है कि अगर उनकी सिक्योरिटी और सेहत के हवाले से अगर वो खुद या थ्रू अदालत या हुकूमत को लिखें कि उनको सिक्योरिटी खदशात हैं या उनके सेहत के कोई मामलात हैं, और अगर वो कहीं और ट्रांसफ़र होना चाहते हैं और उसको सब जेल अगर करार दे दिया जाए, तो फिर इस पे सोचा जा सकता है। लेकिन अदालत का जो है वो एक ऑर्डर, या अदालत को अगर अप्रोच करें तो फिर डेफिनेटली ये दोनों मौजूद हैं, लेकिन फिल वक्त ना इस पे कोई ज़ेरे गौर है या ज़ेरे बहस, ऐसा कोई मामला नहीं। मुझे ये भी बता दीजिएगा, लकी मरवत में जो मुलाजिमीन को अगवा किया गया, उनमें से कुछ तो बाजियाब हो गए थे, बाकियों की क्या डिटेल्स हैं? जहां लकी मरवत की बात है, देखिए एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब वो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो अगेन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और ये एक सवालिया निशान है सूबाई हुकूमत के ऊपर कि वहाँ पे सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। अगर सूबाई हुकूमत जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर की सेफ्टी सिक्योरिटी सिचुएशन को नहीं इंश्योर कर पा रही, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है उस सूबे की हुकूमत और उसकी जो डूइंग्स हैं या वर्किंग्स हैं उस हवाले से कि वो किस तरह जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को किस पैराए में देख रही है। क्योंकि कुरम का एक मामला हुआ और उसके बाद अब ये तमाम तर मामला हो रहा है, तो बिल्कुल एक सवालिया निशान है। लेकिन जहाँ वफाक की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ वफाक हेल्प आउट कर की ज़रूरत है, वो हम बिल्कुल वफाकी हुकूमत से जो हुआ वो ज़रूर करेगी, और बिल्कुल मदद को भी आएगी। अगर सूबे ने हमें और कहा कि जी
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो हमारे उससे बाहर है। सही। आखिर में मुझे अकील साहब ये भी बता दीजिएगा कि क्या हुकूमत डिजिटल करेंसी को भी लीगलाइज करने का इरादा रखती है और काम हो रहा है इस पर? जी, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम हो रहा है और बिल्कुल उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसमें अगेन 3-4 मिनिस्ट्रीज हैं क्योंकि हमारा अगेन लॉ एंड जस्टिस जो है वो एक बैक एंड फोर्थ है तमाम तर मामला, क्योंकि आईटी के हवाले से, इंटीरियर के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो इसको देखा जा रहा है। और अभी कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन भी आ रहा है। जब सेशन होगा तो फिर उसको बिल्कुल देखेंगे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अकील मलिक प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आप कह रहे हैं कि इसके लिए भी सोचा जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में साथ देने के लिए। आखिर में नाज़रीन बात करेंगे लपकते शोले, उनको मज़ीद भड़काती तेज़ हवाएं, धुएँ में ढका आसमान, खाक होते जंगलात, राख का ढेर बनी इमारतें और बेबसी की तस्वीर बने अरबपति मकीन। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में इस वक्त क़यामत का मंजर है। 4 रोज़ से लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त तकरीबन 5 अलग अलग मकामात पर आग लगी हुई है। 10 लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। न जाने कितनों की हालत गैर है। हज़ारों एकड़ से ज़ायद का रकबा जल कर खाक हो चुका है। 10,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। 60,000 घरों के मज़ीद लपेट में आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सैकड़ों गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त तक कबाड़ बन चुकी हैं। इस वक्त तक तकरीबन 1,80,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। मज़ीद 2 लाख से ज़ायद शहरियों के इलाका छोड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां हैं, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हैं और 14,000 से ज़ायद फायर फाइटर्स हैं जो इस वक्त आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लेकिन 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाएँ आग पर काबू पाने में बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। अब सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया ने जेल के दरवाजे खोल दिए हैं। कैदियों को मदद के लिए तलब कर लिया है जो आग बुझाने की कोशिशों में इंतज़ामिया की मदद कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक नुकसान का असल तखमीना और अमवात से मुतल्लिक आदाद शुमार उस वक्त तक नहीं दिए जा सकते जब तक इमदादी टीम घर घर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल न कर ले। अभी तक 10 लोगों के मरने की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। लॉस एंजलिस अमेरिका का महंगा तरीन शहर है और हॉलीवुड का मरकज़ समझा जाता है। यहाँ फिल्मी स्टूडियो समेत कई सितारों के घर हैं और इस आग ने उनके घर भी खाक में बदल डाले हैं। जेफ ब्रिजेस, पेरिस हिल्टन, जेम्स वुड, एडम ब्रोडी, मेल गिब्सन समेत जाने ऐसे कितने हॉलीवुड स्टार्स हैं जिनके लाखों और करोड़ों डॉलर्स के महल नुमा घर हैं जो इस वक्त सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं। आग के बाईस आइंदा हफ्ते होने वाले क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स की तकरीब को भी 2 हफ्तों के लिए मनसूख कर दिया गया है। ऑस्कर नामजदगियों का ऐलान 19 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। कई टीवी शोज़ की प्रोडक्शन और फिल्म्स के प्रीमियर्स भी आगे बढ़ा दिए गए हैं। इस खौफनाक आग के दौरान कई इलाकों में लूट मार के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं, जिसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पुलिस ने 20 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया है। आग लगाने के शुबे में भी एक शख्स को पकड़ा गया है जिससे तहकीकात की जा रही है, लेकिन आग लगी क्यों, लगी कैसे, अब तक ये पता नहीं चल सका है। प्रोग्राम का वक्त इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।